अटल बिहारी वाजपेयी जी के तहत एक नारा उनका था, जिस नारे को लेकर हमने चला, और इसलिए अपनी कोचिंग संस्था को देखते हुए अपनी पंचायत के विकास के लिए यह कदम उठाना पड़ा। क्या नारा था वो? नारा उनका था कि विकासशील हमारा देश हो। है ना विकासशील? देश तो विकासशील देश तो तब बनेगा जब हमारा पंचायत विकासशील हो, और जहां हमारी नींव ही कमजोर हो रही है वहां पर हमारा छत कहां से मजबूत हो पाए। नहीं, अभी विकासशील नहीं है, पहले लोग बहुत भी विकास हो रहा है बिहार में। हाँ, विकास हो रही है बिहार में। वही 2004 में जब नीतीश कुमार जी आए तो लड़कियों को सड़क पर उतारने के लिए कि बेटी पढ़ाओ के नारा देकर सड़कों पर साइकिल दे दिए। क्या इससे पहले इंदिरा गांधी जी हमारे देश की बेटियां नहीं थी, जिन्होंने पढ़ करके क्या प्राइम मिनिस्टर बनने की नहीं बने? नहीं, क्या मैंने साइकिल नहीं देना चाहिए था उनको? नहीं, साइकिल देना चाहिए था। तो साइकिल से बेहतर उनको शिक्षा देना चाहिए। जिस विद्यालय में क्लास 8 तक की पढ़ाई कराई जाती है उस क्लास में केवल 2 टीचर हैं। इससे क्या विकासशील बिहार हो सकती है? नहीं, अगर टीचर बढ़ा दिया जाए तो उससे भी शिक्षा बढ़ जाएगा। हाँ, उससे शिक्षा बढ़ेगा। क्लास नियमित तौर पर चलेगी, जिससे छात्र को शिक्षा हर विषय की पढ़ाई संभव है। नहीं, आपको लगता है कि आजकल क्वालिफाइड टीचर है जैसे नौकरी पाने नहीं, क्वालिफाइड टीचर नहीं, वो तो SSC SC लेकर के क्वालिफाइड टीचर कहाँ हैं? जहां हम आरक्षण के युद्ध में जहां हम आरक्षण के युद्ध में घिरे हुए हैं वहां शिक्षा कहाँ से हो सकता है संभव? हम तो चाहते हैं कि आरक्षण के बेस पर स्कूल कोचिंग को भी कर दिया जाए, जहाँ जनरल कास्ट के टीचर आते हैं वहीं जनरल कास्ट के बच्चे भी जाएं, दोनों में अंतर पता चल जाएगा सरकार को। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक परवीन झा जिसके पास बड़ा सा डिग्री नहीं है, जो मुझे पता है कि बड़ा सा डिग्री नहीं है, उसे PhD नहीं कर रखा है, लेकिन अगर वो अच्छा ट्यूशन देता है, अच्छा टीचिंग करता है तो इसका बच्चे आते हैं। तो टीचर के लिए कोई बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है ना? है जरूरत? नहीं, टीचर के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है, अनुभव की आवश्यकता है। जिसके पास अनुभव इतना ही है कि हमारे पास में बच्चे बैठे हैं, वहां तो तंबाकू खाया जाए, वहां शिखर खाया जाए, उससे बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे को तो यही अच्छा लगता है कि शायद इसमें विटामिन D या B का प्रकोप है, जो हमें भी लेना चाहिए। और वही बच्चे क्लास 8 से निकलते हैं और साइकिल पर धुआं उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें स्कूल का सरकार की दोष नहीं है ना, इसमें तो समाज की दोष है ना, जिस समाज में हम जीते हैं। जैसे आज मैं आपको बता दूं कि मेरे पास लगातार आ रहा है कि जब से बीजेपी में नीतीश सरकार दोबारा आया, दारू की बिक्री बढ़ गई बिहार में, और गजेरी तो मिठाई नहीं सभी। तो कौन आवाज उठाएगा? बताइए। यह सही बात है कि जब नीतीश कुमार जी जीत करके आए, उन्हीं का यह था कि शराब मुक्त बिहार हो। जब इन्होंने एक ठोस कदम उठाया कि इस चीज को बंद किया जाए, तब वह चीज जो है और अग्रसित होते गए। जैसे कि 1 रुपए वाली शिखर की पुड़िया आ रही थी सन 2004-05 में, उसको बंद कर दिया गया। फिर 2006-07 में 2 रुपए की शिखर की पुड़िया आना स्टार्ट हो गया, उसे भी बंद किया गया। 2014 से 5 वाले शिखर का पुड़िया आ रहा है, तो किसको हम बंद कहें? वह तो चल ही रही है। हाँ, तो पैसे कमा रही है सरकार तो पैसे कमाएगी। तो समाज हाँ, की क्या रोल है इसमें सर? एक शिक्षक की क्या रोल है, समाज की क्या रोल है इसमें? हाँ, एक शिक्षक की और एक समाज का यही रोल है कि अपने बच्चे को हम अपने आप को पहले संभालें। हम अपना परिवार में शिक्षित करें कि हाँ बाबू, यह नहीं करना है, इससे दुरुपयोग होता है, इससे संस्कारहीन होती है। जब आज हम अपना परिवार समझाएंगे, वह जाकर के दूसरे बच्चे को समझाएगा। दूसरे बच्चे भी इस तरह से क्रमतः चैन सिस्टम के तहत जो है से भविष्य में बच्चे सब स्वतः वही 2000 के तहत में बच्चे आ जाएंगे, जो सन 47 में पढ़ करके कोई कलेक्टर, SP, DSP बनते थे हमारे बिहार की तरह। जिस बिहार के प्रथम राष्ट्रपति हमारे बिहार का है, जो नशा मुक्त थे, तंबाकू तक नहीं खाते थे। आज उसी बिहार के बच्चे हैं जो क्लास 7-6 में पहुंचते हैं और तंबाकू खाना स्टार्ट करते हैं, शिखर खाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स खाते हैं। बच्चे तो वही देखते हैं पेरेंट्स को कि अच्छे लग रहे हैं पेरेंट्स को, शायद यह लाभदायक चीज है, हम भी खा के देखें। और वही 1 बार 2 बार खाने की आदत लगती है, जिसके बाद भविष्य में वह खाना आरंभ भी रखते हैं। वही मैं पूछ रहा था आपको, आपने शिक्षक वाली बात कहा कि अगर हम शिक्षक बढ़ा देते हैं
लेकिन आरक्षण तो वहाँ लागू है ना, तो आरक्षण वाले टीचर क्या करेंगे? तो अगर 100 पे एक ही शिक्षक अच्छे शिक्षक हो, उसकी वो कोई उम्र तय किया जाए कि इस उम्र के बाद वो, क्योंकि आजकल कॉलेज स्कूल में लब भी बहुत चल रहा है, टीचर और मैंने विद्यार्थी के बीच में लब चल रहा है। क्या हो क्या रहा है ये बिहार जैसी जगह में? एक बार क्वेश्चन फिर से दोहराई जाए सर। मैं कह रहा हूँ अगर टीचर लगातार मांग चल रही है कि टीचर की भर्ती करो, 5 लाख 10 लाख पता नहीं कितने टीचर की भर्ती करो, तो उसमें तो आरक्षण लागू है ना। वो आरक्षण वाले हाँ क्या पढ़ाएंगे आपको? आपको और आपके बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? हाँ, आरक्षण वाले यही पढ़ाएंगे कि बाबू अभी तुम युवा हो, कुछ होती है तो सड़क पे धरना दे दो, जिस तरह हम धरना देते हैं। पढ़ाई कुछ करते नहीं है, डिग्री सैलरी चाहिए, जितना डिमांड है उतना चाहिए उनको सैलरी, मांगे तो हद से ज्यादा है। काम कुछ करेंगे नहीं, 10 बजे आते हैं, 2 बजे बच्चों को छुट्टी देके चले जाते हैं। इसमें पढ़ाई क्या बच्चों के साथ होगी? जब से कोरोना महादेव आया तब से तो और बच्चों की हालत गंभीर है। अच्छा, एक शिक्षक के तौर पे प्रवीण कुमार क्या सोचते कि शिक्षक की एक उम्र क्या होना चाहिए? आजकल युवा आते हैं, वो भी आरक्षण के तौर पे आते हैं, फिर बहुत सारे नशा लेकर आते हैं और उनके पास जीवन का कोई अनुभव नहीं होता, तो बच्चों को कैसे जीवन का अनुभव बताएंगे? क्या उम्र तय किया है? हाँ देखिए, पढ़ने की तो उम्र कोई है नहीं, IQ के हिसाब से चलती है। पढ़ाने के बाद कभी कभी तो ऐसे भी होते हैं जो कभी तो ऐसे भी होते हैं कि 16 वर्ष के बच्चे भी BSc का तैयारी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जो कम उम्र से, नहीं, पढ़ाई का मतलब सिर्फ कम उम्र से ही बच्चों को पढ़ा करके जो है सो टैलेंटेड कर सकते हैं। लेकिन कुछ आरक्षण वाले टीचर आ जाते हैं नहीं, पढ़ाई जो हमेशा अपना, नहीं, मेरा सवाल ये है, पढ़ाई का मतलब क्या सिर्फ नौकरी पा लेना है या डिग्री पा लेना है? पढ़ाई का मतलब समाज से होता है। हाँ, SC ST वालों को तो ये है कि हमको नौकरी पा लेना है, हमें नौकरी पा लेना है, बस इतना ही उनको है कि हमारा अटेंडेंस विद्यालय में हो, कि हमारा नाम आ गया कि हम गवर्नमेंट टीचर हो गए। अच्छा, चलिए आप आते राजनीति पे घूम के, ऐसा तो हो गई टीचर के बाद, लेकिन राजनीति पे आते हैं। प्रवीण कुमार अगर जीतता है मुखिया में, तो अपने क्षेत्र के लिए क्या करेगा? थोड़ा सा साइड होइए, क्योंकि आपकी कान की तरफ आ रहा है, फेस सामने रखिए ताकि फेस सामने हाँ। प्रवीण कुमार क्या करेगा? अगर हम जीतते हैं तो सबसे हमारा फोकस पहला है कि सभी युवा वर्ग के लड़कों को हम अपने पंचायत से रोजगार की ओर अग्रसित करेंगे, नशा मुक्त करने का करेंगे, और जो भी फंड है जो विकासशील के लिए है, वह विकासशील में हर युवा लड़का को ही तैयार किया जाएगा, न कि किसी वृद्धावस्था के प्रयोग में लाया जाए, ताकि वह अपने जाते जाते कब्र में काम को भी कब्र तक पहुंचा दे। हाँ, तो अभी के जो मुखिया जी हैं आपके, जो भी उनसे आपकी क्या शिकायत हो? तो अच्छे मुखिया है, वो लोग कहते हैं बड़े विकास कार्य किए उन्होंने। नहीं, प्रत्याशी जो भी हैं उनको हमारे तरफ से कोटि नमन, लेकिन यही है कि काम समय अगर नहीं होती है तो फिर रहने से क्या फायदा? जनता जनार्दन के द्वारा चुना गया यह सरकार, चाहे वह मुखिया हो या हमारे बिहार के या किसी भी अन्य राज्यों के केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या मुखिया हो, वह तो जनता के द्वारा चुनित हैं, और जब हम जनता के लिए कार्य नहीं करेंगे तो फिर रहने से क्या फायदा? अभी जो मुखिया है, क्या नाम उनका? मनमोहन झा। मदन मोहन झा जी। तो उनसे आपकी क्या शिकायत? वो काम नहीं करते हैं? नहीं, काम करते हैं, लेकिन जो ठोस काम होनी चाहिए वह नहीं करते हैं। निष्पक्ष होनी चाहिए, वो निष्पक्ष नहीं करते हैं। कौन सी ठोस काम नहीं किया उन्होंने? जैसे नल जल योजना है, वार्ड नंबर 3 में नल जल का कोई प्रबंधन नहीं किए। इसके लिए हमारे सहयोगी वार्ड नंबर 2 जो हैं, वह अपने स्तर से नल जल का प्रयोग करके वार्ड नंबर 3 में प्रवाहित कर रहे हैं जल का। अच्छा, अपने से तो कोई नहीं करता। नलकूप का, नाले का जो काम था हर क्षेत्र में किया गया, वार्ड नंबर 3 में नहीं हुआ। आखिर वार्ड नंबर 3 से इतना क्यों दुखित? ऐसे कैसे कि हर क्षेत्र में हुआ, वार्ड नंबर 3 में नहीं हुआ?
बाकी लोगों ने कोई जेब से चला, वही तो हम जानना चाहते, नहीं बाकी जो किया, वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या वार्ड नंबर 3 के लिए पेमेंट नहीं आया उनके पास, या वार्ड नंबर 3 के लिए उनको कार्य करने के लिए अवगत नहीं कराई गई थे, या वार्ड नंबर 3 में उनको काम करने से किसी ने बाधा दिया, या वार्ड नंबर 3 में काम करने के लिए क्या राज्य सरकार की तरफ से बाधित किया गया था। नहीं सरकार क्यों करेगा बाधित, जब पूरे क्षेत्र में सरकार बाधित क्यों करेगा, तो मुखिया के मामला है ना, मुखिया तब तो फिर वह वार्ड नंबर 3 को विकसित क्यों नहीं किए। हाँ तो सरकार ने फंड दिया है ना, तो मुखिया जी साहब ने पूछा कभी कि क्यों नहीं किया। हमने बार बार मुखिया जी से यह पूछने की कोशिश की है, तो धारा 2 के तहत आप कहाँ क्यों कैसे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों, मुखिया जी से सीधे जाकर पूछिए, ग्रामीण है ना आप तो उनके गाँव। वही बात है कि हम डायरेक्ट अगर मुखिया जी से यह बात पूछते हैं तो धारा हमारे संविधान का जो है धारा 2 के तहत हम कैसे क्यों सब प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सके, कैसे नहीं कर सकते, अगर नहीं हुआ तो करेंगे ना, हम आवाज उठाएंगे ना, हम तो आम जनता है ना, क्यों नहीं। अब डायरेक्ट क्यों कहते हैं कि अब कानून की किताबें उल्टा ना वकील की तरह जो 2 के तहत आप कहाँ क्यों कैसे का प्रयोग कर नहीं सकते हैं, तो अब इसमें जनता क्या करेगी। तो आप लोगों ने आरटीआई के सहारा क्यों नहीं लिया, फिर आरटीआई का सहारा यही आरटीआई का जो है कैसे जाया जाए, यह भी तो पंचायत के प्रतिनिधि समझाएंगे कि हाँ किसी तरह से जाना है वहाँ पर। क्यों समझाएंगे, आरटीआई आप जान रहे हैं कि आरटीआई में जाना चाहिए, हम भी जान रहे हैं। आप एक टीचर हो ना, आप एक टीचर हो। हाँ वो हम आरटीआई लगाओ, ये हम जान रहे हैं कि हम टीचर हैं तो हम आरटीआई में जा सकते हैं। यहाँ पर हमारी बात तो है नहीं, यहाँ 1250 जनता की बात है। हर एक व्यक्ति आरटीआई में जा सकता है। 1250 जनता में से कितना शिक्षित है, मान के चलते हम 50% आरटीआई में जाएंगे तो वार्ड नंबर 3 कहाँ है जिसमें 80% बेरोजगार है और अशिक्षित है। वार्ड नंबर में 80% अशिक्षित लोग हैं। 80% वार्ड नंबर 3 में अशिक्षित लोग हैं। क्या शिक्षा का क्या मतलब होता है, शिक्षित होने का मतलब क्या है। इसका कारण है वार्ड नंबर 3 में जो विद्यालय चल रही है वहाँ शिक्षक जो विद्यालय में अपने स्वयं क्लास दे रहे हैं उनके बच्चे किसी कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। इससे आप अनुभव कर सकते हैं कि वह विद्यालय किस तरह से चल रही है। नहीं ये तो देखिए, ये तो पूरी देश के जो बच्चे जो टीचर पढ़ रहा है उसके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो पूरे देश की हालत है। वार्ड नंबर 3 जब आप एक मुखिया के प्रत्याशी है तो आपको सिर्फ वार्ड नंबर 3 की बात नहीं करनी है, आपको पूरे नहीं वार्ड नंबर 3 की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। जो वार्ड नंबर 3 में विद्यालय स्थित है उसमें वार्ड नंबर 2 से वार्ड नंबर 1 से जी एक मुखिया के उम्मीदवार के लिए पूरी पंचायत है, वार्ड नहीं है। नहीं वही पंचायत की हम बात करें जहाँ उच्च विद्यालय है उसमें क्या हो रही है, बच्चों से बिल लिया जाता है जिसका स्लिप नहीं दिया जा रहा है। वार्ड मेंबर के द्वारा वार्ड मुखिया के द्वारा भी सूचना करवाई गई कि आप बिल क्यों नहीं देते हैं, तो मनमानी है। अब जब विद्यालय के प्रत्याशी हैं मुखिया हैं वो हाई स्कूल में जाकर के 2 लाइन कह नहीं सकते कि आप बिल लेते हैं और बिल क्यों नहीं दे रहे हैं। किस चीज के बिल, अब इससे दुर्दशा क्या होगी शिक्षा में। किस चीज के बिल की बात कर रहे हैं, किस चीज के बिल नहीं देते हैं? किसी भी तरह के बिल, नामांकन पर्चा भरते समय हो या रजिस्ट्रेशन स्लिप हो, एग्जाम फॉर्म हो, उस समय अगर हम फॉर्म के लिए फी लेते हैं तो हमको एज ए बिल देना चाहिए कि हम फॉर्म पे इतना ले रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट फी हम इतना ले रहे हैं। बाकी स्कूलों में मिलता है फिर वो बिल? हाँ अन्य उच्च विद्यालय हैं जहाँ पर बिल मिलता है। महावीर उच्च विद्यालय है जहाँ पर हमने अपनी आंखों से देख कर के आया कि वहाँ पर हर चीज का बिल दिया जा रहा है। तो परवीन कुमार जो भावी मुखिया आने वाले समय के अगर जीतते हैं तो क्या अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या करेंगे आप? सबसे पहले शिक्षा को दुरुस्त करना चाहूंगा, उसके बाद युवा वर्ग के जितने भी छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं अवगत कराई जाएगी रोजगार के लिए। हाँ
और अपने पंचायत को विकासशील बनाने के लिए यह विकासशील निर्णय तो है लेकर ना, हमने विकासशील तो है ही, विकसित करने नहीं, इसे हम विकासशील नहीं न मान सकते हैं। जहाँ पर हमारा छात्र जीवन ही गड़बड़ चल रही है, हम क्या करेंगे? युवा वर्ग के लड़का अगर अपने मार्ग को छोड़ रहे हैं तो हम इसे क्या विकासशील कहेंगे? वृद्ध जन है वो तो 10 साल के बाद स्वर्ग की ओर प्रवास करेंगे। जो बच्चे हैं वो अभी नादान है, समस्या तो झेलना पड़ता है युवा वर्ग में ही। चलिए बहुत जो अच्छा। कहीं बाइक चला करके अपने जान को जोखिम में डालता है, कहीं नशा करके अपने जान को जोखिम में डाल रहा है, या 18 से 24 के बीच का लड़का है। नहीं, एक बात बताइए, जो 18 से 24 में ही अगर नशा की बढ़ रहा है इतना, तो इसके लिए कोई जरूरी है कि मुखिया होते भी आवाज है? आम जनता भी आवाज उठा सकता है, जैसे आप प्रवीण कुमार जैसे लोग बहुत सारे। हाँ, आम जनता होते हुए भी हम आवाज उठाए। कम से कम हमारे द्वारा 500 ऐसे लोग हैं जो नशा मुक्त आम जनता होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते हमारे कहने के अनुसार लगभग 500 आदमी नशा मुक्त हो गए। फिर इसमें ये नशा मुक्ति करने के लिए, रोजगार की रास्ता दिखाने के लिए तो एक समाज सेवी की जरूरत है, नेता की जरूरत क्यों है? जी, इसी समाज सेवा के नाते हम मुखिया प्रत्याशी के रूप में आना था। मुखिया का मतलब नेतागिरी है, और पैसे भरना, जेब भरना है। राजनीति का नहीं भरना है, तो कोई समाज सेवा करने नहीं आता। कोई भी आता कोई समाज सेवा करने? हाँ, इसमें राजनीति होती है विकास के लिए। अगर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी विकास नहीं कर रहे, तो मनमोहन सिंह भी हमारे मुख्य प्रधानमंत्री रहे। ये सब कोई ये नहीं है कि हम सीट पर रह करके विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं, कोई भी आज के दौर में पुराना है, संकल्प है कि इस पद पर आने के बाद विकसित पंचायत, विकासशील देश में, विकासशील राज्य में एक अहम योगदान होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ये थे हमारे साथ खड़का बसंत दक्षिणी सीतामढ़ी बिहार से प्रवीण झा, जो भावी मुखिया के उम्मीदवार हैं, और इस बार किस्मत बदलवाने के लिए आमने सामने कर रहे हैं। इनके आमने सामने कुछ दिग्गज नेता हैं पहले से ही, और मुखिया होंगे, उनका परिवार होंगे, जो पहले से खानदानी तरीके से वो लड़ते आ रहे हैं, और राजनीति में सक्रिय रहे हैं। और प्रवीण कुमार एक युवा है और शिक्षक है, और साथ